हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काव्या लर्नर्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने सीरीज के चौथे वीडियो में हैं। जो अध्यापक शिक्षा की सीरीज हम चला रहे हैं उसका ये चौथा लेक्चर है। और आज हम लगभग 30 पॉइंट्स डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, जो कि अति महत्वपूर्ण हैं। और ये पॉइंट्स जो हैं ये आपकी जो अभी नेट की परीक्षा होने वाली है दिसंबर में, इसको लेकर के भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो नेट का वो फर्स्ट पेपर हो चाहे, और या फिर शिक्षा शास्त्र या बीएड वालों के लिए जो मेन पेपर है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ जो अन्य विषयों की परीक्षाएं दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी ये, क्योंकि उनमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं, अध्यापक शिक्षा से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ फर्स्ट पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए भी ये अति महत्वपूर्ण है। इसके साथ एक और अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आने वाली है, जिन भाई बहनों ने बीएड किया हुआ है। बीएड को लेकर के एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर आप बीएड किए हैं और सेकेंडरी लेवल का, कहने का मतलब सीटेट पेपर 2 पास हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि बिहार में जूनियर शिक्षकों की भर्ती आने वाली है, जो कि लगभग 50,000 के आसपास है वैकेंसी। तो उसमें जो है आप लोग प्रतिभाग कर सकते हैं ये। और संभवतः ये फॉर्म जो है आपको 3 नवंबर से देखने को मिलेगा। जो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया था, उसमें 3 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक फॉर्म भरे जाने की तिथि है। उसके बाद आपकी परीक्षा दिसंबर महीने की पहले वीक, यानी कि 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच प्रस्तावित है। तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी बीएड के अभ्यर्थी हैं पूरे देश में, जहाँ से भी आप हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप अगर पेपर 2 पास हैं सीटेट का, तो आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और अपने इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं, अपने लिए एक सीट रिजर्व कर सकते हैं। और उस परीक्षा में भी यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप एक समाकलित, हम जो आपको बता रहे हैं एक समाकलन है, एक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का एक समाकलन है। उन्हीं पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए, आज का पहला पॉइंट है नैक। नैक की स्थापना 1994 में हुई। अब नैक का फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। आपने देखा होगा कि हर यूनिवर्सिटीज़ में प्रत्येक वर्ष जो है ऑडिट होता है, तो नैक का एक समूह आता है और वो हर यूनिवर्सिटी की या हर उस जो भी विश्वविद्यालय होते हैं, चाहे वो राजकीय विश्वविद्यालय हो, राज्य विश्वविद्यालय हो या केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनकी जो है वो रैंकिंग करता है नैक। उनके बहुत सारे मानक होते हैं, उन मानकों पे उन चीज़ों को, उन तथ्यों को, उन विश्वविद्यालय के तथ्यों को रख करके देखता है, और जो जितना ज़्यादा वहाँ पे खरा उतरता है उस हिसाब से उसकी रैंकिंग की जाती है। ए ग्रेड दिया जाता है, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, ए प्लस प्लस ग्रेड। सबसे अच्छा जो है ए प्लस प्लस ग्रेड माना जाता है। तो ये जो नैक है, नैक की जो स्थापना हुई थी, इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है बेंगलुरु में हुआ था 1994 में। सेकंड है अध्यापक शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन नैक द्वारा किया जाता है। तो जो भी इस तरीके के टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, इनका भी नैक मूल्यांकन करता है। हमने आपको बता दिया, इसका फुल फॉर्म भी आपको बताया है, और हिंदी में होता है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। नेक्स्ट है भारत में अध्यापकों की शिक्षा के लिए शीर्ष निकाय एनसीटीई है। अध्यापक शिक्षा जो दी जाती है, जो ट्रेनिंग दी जाती है हमें, चाहे वो बीटीसी है, बीएड है, तो ये इनके लिए जो शीर्ष निकाय है, उच्चतम जो बॉडी है, वो है एनसीटीए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, अध्यापक का परिधान सादगीपूर्ण होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि अध्यापक जो है एक मार्गदर्शक का कार्य करता है, एक गुरु है, एक आचार्य उसे कहा गया है, यानी कि जो आदर्श प्रस्तुत करता है, शिक्षक है। तो उसका परिधान, जो हम पहनावा हो हमारा, वो सादगीपूर्ण हो। कहने का मतलब हम फॉर्मल कपड़े पहने जो देखने में सहज लगें, ठीक है। और बाकी आजकल तो समय बदल रहा है, लेकिन हमें अपनी जो एक व्यवस्था है, जो हमारा एक व्यवहार है, वो नहीं चेंज होना चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य चेंज होता है, बात सही है, लेकिन आप जब अब जिस कार्य को कर रहे हैं वहाँ पे आपको सहज दिखना, सादगीपूर्ण दिखना, ये बहुत ही आवश्यक है। तो अध्यापक का जो परिधान हो, जो उसके कपड़े हों, जो उसका कहने का मतलब ड्रेस हो, वो सादगीपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट है, हमारी दृष्टि में उत्तम शिक्षा वह है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए।
कहने का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है, अगर आप बेहतर व्यक्ति बन पाए हैं, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप पूरी तरीके से किसी बात को लेकर के अडिग हैं, उस बात के बारे में आप दृढ़ता से वहाँ पे कायम हैं, तो ये ही उत्तम शिक्षा है। आप बहुत शिक्षित हों, लेकिन आप अपनी बातों को बार बार अपनी बातों से पलट रहे हैं, आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप किसी बात को कहते हैं बाद में पलट जाते हैं, तो ये चीज़ें जो है ये दर्शाती हैं कि आप उस हिसाब से शिक्षा ग्रहण नहीं किए हैं, या पूर्ण तरीके से आप शिक्षित नहीं हैं। कहने शिक्षित कहने का मतलब ये है कि आप अगर विद्यालय शिक्षा आपने नहीं ग्रहण की है, फिर भी अगर आप अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, आप किसी बात को लेकर के या ईमानदार हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब भी आप जो हैं वो शिक्षित माने जाएंगे। वही आपकी शिक्षा है, असली शिक्षा वही है। आप बहुत शिक्षित हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वो इंटेलेक्चुअलिटी दिखनी चाहिए आपकी, जो कि आपके व्यवहार में वो दिखेगी। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, सह शिक्षा का प्रमुख लाभ यह है कि इससे एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। को एजुकेशन, आज क्या होता है कि बहुत सारे आप विद्यालय या महाविद्यालय या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देखते हैं जहाँ पे केवल बालिका विद्यालय होते हैं, ठीक है, या बालक विद्यालय, आपने ऐसे बहुत देखे होंगे। लेकिन मोस्टली आज का ट्रेंड जो है, या बहुत दिनों से ये सह शिक्षा की बात की गई कि एक साथ को एजुकेशन, लड़के लड़कियां दोनों का एक रेशियो हो और दोनों एक ही कक्षा में जो है शिक्षा ग्रहण करें। इससे क्या होता है कि हमारे जो पूर्वाग्रह होते हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह, वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, हम एक दूसरे को समझ पाते हैं अच्छी तरीके से, और लैंगिक भेदभाव भी बहुत हद तक समाप्त हो जाता है। तो वो जो पीढ़ी होगी वो आगे फिर इन चीज़ों को कंसीडर करके अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों में उसको स्थानांतरित करेगी। तो ये को एजुकेशन का एक सबसे बड़ा लाभ है हमारे लिए कि हमें एक दूसरे को समझने का अवसर मिल जाता है। नेक्स्ट है, सफल शिक्षक वह कहलाता है जो छात्रों की अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करता है। यानी कि एजुकेशन का मतलब ही होता है ई प्लस ड्यू को। एजुकेशन जो है वो ई प्लस डी को से बना है। ई मतलब अंदर से अंतर्निहित शक्तियों को बाहर की ओर प्रस्फुटित करना, निकालना, बाहर ले जाना, यानी कि जो आपके अंदर है उसको निकाल करके बाहर लाना, यही जो है शिक्षक का कार्य होता है। जो भी आपके अंदर संभावनाएं हैं, भाई एक दर्शन शास्त्री हुए वाटसन, उन्होंने कहा कि आप हमें एक बालक दे दीजिए और उनमें से आप उसको बताइए कि क्या बनाना है। आप वकील बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, चोर बनाना चाहते हैं, जज बनाना चाहते हैं, जो भी आप बनाना चाहते हैं आप हमें बताइए, हम उसको वैसा ही बना देंगे। तो यानी कि जो भी बालक है, जो भी बच्चा है, उसमें सभी शक्तियाँ विद्यमान हैं। अब आप उन संभावनाओं को, उन शक्तियों को, उसके अंदर वो जो क्षमताएं हैं उनको बाहर निकाल करके कितना निखार के लाते हैं, उसका कितना डेवलपमेंट करते हैं, वही एक सफल शिक्षक होता है, वही एक सक्सेस टीचर होता है। नेक्स्ट, प्रारंभिक स्तर के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक को सम्मिलित किया गया है। जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें क्लास 1 to 8 तक शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, बालवाड़ी पूर्व प्राथमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित है। बालवाड़ी जो आंगनवाड़ी हम लोगों के यहाँ कहा जाता है आंगनवाड़ी, या अलग अलग नाम है उसके, कुछ राज्यों में बालवाड़ी कहा जाता है, कुछ कुछ जगहों पे बाल वाटिका कहा जाता है। हमारे यहाँ आप यूपी में आंगनवाड़ी कहा जाता है। आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी, ठीक है, बड़ी आंगनवाड़ी है, उसके बाद फिर सहायिका होती हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री होती हैं। तो ये कहने का मतलब ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा है। जब बालक 3 साल का होता है या छोटा बालक होता है तब वहाँ पे जाता है और फिर वहाँ पे प्री प्राइमरी एजुकेशन वो ग्रहण करता है। नेक्स्ट है, दक्ष एवं प्रतिबद्ध उद्यमी के रूप में अध्यापकीय तैयारी करना अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के सामान्य उद्देश्य से संबंधित हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी कार्य को पूरी प्रतिबद्धता से कर रहे हैं, पूरी दक्षता के साथ, यानी कि एक तरीके का आप व्यवसाय ही तो है भाई, शिक्षक हैं। एक अलग एस्पेक्ट्स में देखें तो आप, कहने का मतलब जो इंस्टीट्यूशन खोल रहा है किस लिए खोल रहा है, आज देख रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत सारे खुल रहे हैं, तो वो क्या है, एक उद्यम है। ठीक है, तो ये उद्यम है, लेकिन वो एक सामान्य उद्देश्य से संबंधित।
अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम जो है यहाँ पे, अगर दक्ष एवं प्रतिबद्ध उद्यमी के रूप में अध्यापक की तैयारी करना, अगर इस तरीके से आप उसको तैयारी कर रहे हैं कि हमें यहाँ से अर्निंग होगी, तो ये अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का एक सामान्य उद्देश्य है। ये कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, कोई आप बहुत बड़ा कार्य करने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ आपको अगर केवल आपका काम है उद्यम, एक उद्यम के रूप में उसको आप अगर देख रहे हैं, तो ये आपका एक सामान्य उद्देश्य हो सकता है। नेक्स्ट है दिशा निर्देशन और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्व दिया जाता है, यानी कि गाइडेंस और उसके बाद उस पर रिवीजन सिलेबस बनाना, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम उस पर डिस्कशन करना, ये सब जो है ये हायर एजुकेशन में इसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। नेक्स्ट है मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत एक विधा है। जो ओपन यूनिवर्सिटीज होती है, यह डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन का एक प्रारूप है। भाई जो ओपन यूनिवर्सिटीज होती है उनमें लोग एडमिशन ले लेते हैं और कहीं भी देश के किसी भी कोने में है या फॉरेन में है, वहाँ से वो बहुत सारे जो हमारे माध्यम है शिक्षा ग्रहण करने के, चाहे वो बुक्स ले जा कर के वहाँ पढ़ रहे हैं, आकर के परीक्षा दे रहे हैं, या फिर वीडियो कॉल के माध्यम से या और तमाम माध्यमों से वो क्लास को अटेंड कर रहे हैं, या फिर अपना स्टडी मटेरियल खुद से कलेक्ट करके पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद परीक्षा दे रहे हैं। जिनके पास समय नहीं है या आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हैं तो साथ में नौकरी भी कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो एक वरदान सिद्ध हुए हैं। और ये दूरस्थ शिक्षा जो डिस्टेंस लर्निंग का ही एक पार्ट है, एक विधा है उसकी। नेक्स्ट है भारत में आंध्र प्रदेश में सन 1982 में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो ये सबसे पहला जो ओपन यूनिवर्सिटी भारत में स्थापित हुई, सबसे पहली वो आंध्र प्रदेश राज्य में 1982 में स्थापित हुई, और 26 अगस्त 1982 को जी राम रेड्डी के द्वारा ये इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो 26 अगस्त 1982 को जी राम रेड्डी के द्वारा भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ, और इसका वर्तमान में नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। अगला है 14th पॉइंट है इग्नू की स्थापना दिल्ली में 1985 में हुई। 1985 में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये भी मुक्त विश्वविद्यालय है और बहुत ही फेमस है, इसकी स्थापना 1985 में दिल्ली में की गई। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, ईश्वर भाई पटेल समिति ने सन 1977 में यह सिफारिश की कि पाठ्यक्रम में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। एक कमेटी गठित की गई थी शिक्षा के पाठ्यक्रमों में को ले करके, उसको देख करके उस पर कहने का मतलब है उस पर अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए। तो ईश्वर भाई पटेल के नेतृत्व में एक कमेटी का जो गठन हुआ था, उस कमेटी ने 77 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की कि पाठ्यक्रम में जो है समाज के लिए जो उपयोगी हैं और समाजोत्पादक जो कार्य हैं उनको प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। जैसे कि समाज का निर्माण कैसे होगा, ठीक है, समाज में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या आचार विचार व्यवहार होने चाहिए, इन सारी चीज़ों को समाज में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बात की थी कि यहाँ पे जो समाज के लिए हितकर चीज़ें हों उनको प्रमुख स्थान यहाँ पे दिया जाना चाहिए पाठ्यक्रम में। नेक्स्ट है, जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं कि समाज बहुत विकृत हो गया है, अलग अलग प्रकार से लोग अपना आचरण कर रहे हैं, जिस प्रकार से जिसका जो सिस्टम है अपना एक अलग समाज ही बनता जा रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बात सही कही थी, एक सिफारिश की थी कि समाज की चीज़ों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है कैस्केड या स्तरित प्रतिमान सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित एक लेवल्ड मॉडल होना चाहिए। जब हम कोई भी अध्यापक है वो सेवा में है, सतत कार्यरत है, तो उसके लिए एक प्रोग्राम तैयार किया जाए जो कि लेवल्ड मॉडल का प्रोग्राम हो, जिसे कैस्केड मॉडल या लेवल्ड मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को अधिक बल मिला। जब 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जैसा कि आप जानते हैं पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1968 में आई थी और ये दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 में जो आई। तो इसके तहत बहुत सारे बदलाव हुए और शिक्षा में बहुत सुधार हुआ। ठीक है,
तो यहाँ पे सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया गया। इससे पहले जो है ये ट्रेनिंग नहीं होती थी, पहले एक बार ट्रेंड कर दिया गया, आप सेवा पूर्व जो है प्रशिक्षण होता था, आप सेवा में चले आए, आप सतत कार्यरत हैं। लेकिन यहाँ से जो है सेवा काल में भी प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम जो है वो चलाए जाने की शुरुआत यहीं से होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो दूसरी शिक्षा नीति बनी थी हमारे देश में 1986 में, उसमें ये चीज़ें की गई। नेक्स्ट है, अध्यापकों के लिए भी आचार संहिता होनी चाहिए, क्योंकि उससे उनकी जवाबदेही बढ़ेगी। जैसे आप देखते हैं ना कि चुनाव होने से पहले 2-3 महीने पहले या 1 महीने पहले आचार संहिता लागू हो जाती है, ठीक है, कि अब तमाम चीज़ों को लेकर के प्रतिबंध रेस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। तो इसी तरीके का प्रोटोकॉल एक आचार संहिता अध्यापकों के लिए होनी चाहिए, कि ये नहीं है कि हम तो पढ़ा रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, बच्चे पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये अगर जवाबदेही यहाँ पे बनेगी, आचार संहिता लागू होगी, तो उनमें भी एक ये आएगा कि हमें इस तरीके के कार्य करने हैं। जैसे कि देख रहे हैं अभी जो इस तरीके के इंस्टीट्यूशन खुले हैं, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या संविदा कर्मी लोग जो होते हैं, या जो डेली बेज पे लोग कार्य कर रहे हैं, शिक्षक के रूप में ही कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये होता है कि उनको भाई 100% रिजल्ट देना है। उनकी एक जवाबदेही है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर पाए, बच्चे ऐसा क्यों नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब अगर इस तरीके का हो, एक आचार संहिता अध्यापकों के लिए भी लागू होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अच्छा शिक्षण शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का प्रकार है। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं, एक अच्छी टीचिंग कर रहे हैं आप, तो ये आपका ये दर्शाता है कि आप अपने व्यवसाय के प्रति, आपका जो व्यवसाय है शिक्षण कार्य करना, उसके प्रति आप निष्ठावान हैं और ईमानदार हैं। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, एक कॉलेज की अध्यापक वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगर आप अच्छे शिक्षक हैं तो आप पढ़ाइए, उनको, बच्चों को समझाइए, उसके बाद उनको मोटिवेट करिए कि आप हमसे प्रश्न पूछिए। अध्यापक जितना इंटरेक्ट करेगा बच्चों से, ये समझिए कि कक्षा उतनी डिसिप्लिन्ड होगी, क्लास उतना डिसिप्लिन्ड होगा, और बच्चे उतने ही ज़्यादा वहाँ पे निपुण बनेंगे आपके पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में। अगर क्वेश्चनर हो रहा है, वहाँ पे बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बच्चों से रिवाइज्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कहने का मतलब ये एक रोचक कक्षा होगी, और साथ ही साथ ये आप उन विद्यार्थियों की सहायता भी करेंगे जो बोलने में हेजिटेट होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, जो अपनी बात कह नहीं पाते हैं। तो वो जब प्रश्न पूछेंगे और ज्ञान का स्तर भी बहुत ऊंचा होगा। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, कारगर शिक्षण कुल मिलाकर अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि का प्रकार है। कहने का मतलब, अगर आप एक अच्छे शिक्षण की अगर हम बात करें, तो उसका टोटल सिस्टम ये बनता है कि आप जो आपका व्यवसाय है अध्यापन कार्य करना, ठीक है, शिक्षण कार्य करना जो आपका एक बिजनेस है, एक व्यवसाय है। व्यवसाय इन द सेंस ये है कि वही आपका प्रमुख कार्य है, वही जीविकोपार्जन का साधन है, व्यवसाय है, तो उसके प्रति आपकी रुचि को दर्शाता है। अगर आप कारगर शिक्षण कर ले रहे हैं तो ये दर्शाता है कि आपकी इसमें अत्यधिक रुचि है, और जितनी आपकी रुचि होगी उतने शिक्षण बहुत ही ज़्यादा सफल होगा और कारगर होगा। नेक्स्ट है, शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षक जो है, शिक्षक आप जान रहे हैं कि सिखाने वाला, शिक्ष धातु से बना है ये शिक्षक जो है, या टीचर जो है, टीचर के बहुत सारे वो बताए गए हैं कि टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, ठीक है, ऑनेस्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें शिक्षकों में, तो महात्मा गांधी ने ये कहा था कि शिक्षक अगर जो कह रहा है और जो कर रहा है उसमें भेद नहीं होना चाहिए। पता चला आप बच्चों को जो है बड़ा आदर्शवादी पाठ पढ़ा रहे हैं कि इस तरीके से गलत व्यवहार किसी के साथ ना करो, झूठ ना बोलो, ठीक है, माता पिता की सेवा करो, और पता चला कि बच्चे किसी दिन आप रास्ते में सबसे विनम्रता से बात करो, अपने बड़ों का आदर करो, और पता चला बच्चे आपको देख रहे हैं, आप ही अपने प्रिंसिपल से या अपने माता पिता से या आप अपने सगे संबंधी से ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं। तो ये आपको आदर्श प्रस्तुत करना है। आप, पता लगा कि क्लास में तो बहुत लेक्चर देते हैं, लेकिन बाहर जा कर के उससे विपरीत कार्य कर रहे हैं, तो ये बच्चों पे एक गलत प्रभाव डालता है। तो यही महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षक जो है उसकी कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, तभी वो समाज के लिए, छात्रों के लिए आदर्श प्रस्तुत
कर पाएगा। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि पाठ के उद्देश्य पूर्ण हों। कहने का मतलब, अगर आपने जो क्लास स्टार्ट की, जैसे आज हम गए पढ़ाने, अगर हमने कोई टॉपिक लिया, मान लो हमने प्रकाश ले लिया, आज हमारा टॉपिक है प्रकाश, हम प्रकाश के बारे में बताएंगे, तो हमारा उद्देश्य क्या हुआ, हम प्रकाश के बारे में पूरा बच्चों को विस्तृत ज्ञान दें। तो हमारा जो उद्देश्य हो, आप वहाँ पे एक उद्देश्य एम डिसाइड करिए ना। आपका टॉपिक क्या है, टॉपिक इन द सेंस एम ही है, ठीक है। टॉपिक प्रकाश है, तो प्रकाश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ बच्चों को दी जाएं, ठीक है। आपका उद्देश्य पूरा हो, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप जो उद्देश्य लेकर के कक्षा में आए हैं वो आप उद्देश्य पूर्ण करके ही निकलें। नेक्स्ट है, गांधी जी की बेसिक शिक्षा पूर्ण करके निकलने का मतलब हमारा ये था कि जैसे 40 मिनट की कक्षा है, तो आप एक प्लान तैयार करेंगे ना, एक लेसन प्लान के तहत आज इतना हमें पढ़ाना है। जैसे हमने लाइट आपको टॉपिक बताया कि जैसे प्रकाश, तो प्रकाश का स्टार्टिंग का जो भी जितना आप आज 40 मिनट में हो सकता है उतना आप लेकर के जाइए, वहाँ पे पढ़ाइए। उसके बाद नेक्स्ट कक्षा में वहाँ से रिकंटिन्यू करिए, ठीक है। नहीं तो बहुत लोग ये सोचेंगे कि उद्देश्य पूर्ण करने का मतलब पूरे दिन एक ही शिक्षक पढ़ाता रहे, तो ऐसा नहीं है। आप जो एक लिमिट है, जो एक टाइम बाउंडेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी पाठ्य योजना तैयार करिए और जा कर के शिक्षण करिए, और उतना शिक्षण करने के बाद आप सफलतापूर्वक बाहर निकलिए। नेक्स्ट है, गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। आप जानते हैं वर्धा शिक्षा योजना 1937, गांधी जी गुजरात में सम्मेलन हो, वर्धा शिक्षा सम्मेलन, ठीक है, बुलाया था। तो उन्होंने बेसिक शिक्षा, उसी बेसिक शिक्षा पे बहुत ध्यान दे करके उस पर बात की थी, और उनका उद्देश्य था कि बालक को समाज की आवश्यकताएं क्या है, क्या समाज को चाहिए, ठीक है। तो कुशल कारीगर, या आपके अंदर एक स्किल, जो आज स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, कौशल विकास योजनाएं चल रही हैं, तो गांधी जी ने उसी समय वर्धा शिक्षा सम्मेलन में ही कह दिया था कि आपको एक ना एक हुनर आना चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा देने की बात वहीं पे हुई थी। कि कहने का मतलब ये है कि आप अगर अपने जीवन में आपके अंदर अपने स्किल डेवलप कर ली किसी एक फील्ड को लेकर के, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई कुम्हार है, ठीक है, कोई मिट्टी का बर्तन बनाता है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई, अब देखते हैं आप भाई, जो भी मैकेनिक है आपके यहाँ, देखिए लाइट वाला आता है, इलेक्ट्रीशियन आता है, एक पॉइंट अगर कोई ख़राब हो जाए उसको ठीक करने के लिए शहरों में आप रहते होंगे 100-150 रुपये तुरंत ले लेता है। तो क्या उसने कुछ लगाया, उसमें कुछ नहीं लगाया, सामान लगाएगा तो पैसा लेगा अदर। उसके बाद फिर स्किल जो है, स्किल का पैसा है वहाँ पे, उसने जो अपनी हाथ की कारीगरी दिखाई उसका पैसा लेता है। मिस्त्री है, घर बनाता है, तो मेहनत करता है और अपनी स्किल दिखाता है। लेबर का पेमेंट जो है 400 रुपये है, तो मिस्त्री 800 रुपये लेता है, और जबकि उससे ज़्यादा काम लेबर कर रहा है, लेकिन उसके पास स्किल है। तो स्किल का जो है बहुत महत्व है। तो यही गांधी जी ने कहा था कि बेसिक शिक्षा का उद्देश्य जो है बालक को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था, कि आप जो है क्या आवश्यकता है, कि इस समाज में क्या चीज़ें चाहिए, उसके अनुसार आप जो है, अब कह दीजिए कि गांव में मेट्रो चला दी जाए, तो गांव में मेट्रो की कोई आवश्यकता है नहीं है, वहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वहाँ पे इस तरीके के उद्योग धंधे नहीं लगे हैं कि आप मेट्रो से इधर उधर आने जाने की बात की जा रही है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे हैं, जहाँ पे जैसी परिस्थितियाँ हैं, उसके अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए, समाज में क्या आवश्यकता है उसको दृष्टिगत रखते हुए। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा सभ्य समाज का लक्षण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ऋग्वेद जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है, इसमें ये कहा गया है कि शिक्षा जो है वो सभ्य समाज का लक्षण है। जो अगर हमारा समाज सभ्य है तो वही हमें शिक्षित समाज कहलाएगा। तो शिक्षा जो है सभ्य समाज का लक्षण है, यानी कि अगर समाज शिक्षित होगा, सभ्य होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसके पीछे शिक्षा ही होगी। अगर जो भी समाज शिक्षित है वो अपने आप सभ्य हो जाता है। शिक्षित समाज जो होता है, शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप कोई पढ़ाई कर लिए व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक है। शिक्षा का मतलब है कि जो बताई गई बातों को, जो आपको पढ़ाया गया है, उसको आत्मसात करना। और शिक्षा में ये सारी चीज़ें निहित है, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, तीनों प्रकार की शिक्षा होती है, और हर प्रकार से अगर आप शिक्षित हैं तभी आप सभ्य हैं, ठीक है। और ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है।
आप जानते हैं सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, 4 वेदों में सबसे श्रेष्ठ है ऋग्वेद। ठीक है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श है। जो हमारा मॉडर्न डिसिप्लिन है, इसका जो मौलिक दर्शन है, कहने का मतलब इसका मूल जो है, ठीक है, जो हम एक हेल्दी गाइडेंस देते हैं और जो परामर्श देते हैं, हम कोई आया हमारे पास कि सर हम इंटरमीडिएट के बाद क्या करें, ठीक है, तो वहाँ पर हम उसका एक इंस्पेक्शन करें कि क्या चीज़ें ये कर सकता है, उसके बाद हम उसको जो सही गाइडेंस देते हैं या जो परामर्श जो सलाह देते हैं, यही जो है मॉडर्न डिसिप्लिन है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप धार्मिक संस्कारों का ज्ञान था। जो अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो यहाँ पे जो औपचारिक शिक्षा थी, औपचारिक शिक्षा मतलब आज का स्कूल एजुकेशन जो है, ठीक है, उस समय गुरुकुल शिक्षा थी, तो उसका स्वरूप जो है धार्मिक संस्कारों का ज्ञान था। कैसे कैसे हमें कौन कौन से संस्कार, जैसे उपनयन संस्कार, ठीक है, यज्ञोपवीत, समावर्तन, ये सारे संस्कार जो होते थे, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके के संस्कार के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। जैसे मुस्लिमों में बिस्मिल्लाह खानी होता था, ठीक है, और सबका एज ग्रुप निर्धारित था। उस एज ग्रुप के अनुसार, जैसे बौद्ध शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार होता था। अगर हम वैदिक शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे उपनयन संस्कार होता था, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग धर्मों में उसका अलग अलग संस्कारों के माध्यम से शिक्षा की शुरुआत होती है और उसका समापन होता था। तो ये कहना कि प्राचीन काल में जो औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था वो धार्मिक संस्कारों का ज्ञान था, तो ये सही है, धर्म के अनुसार वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट लास्ट के 2 पॉइंट है, इसमें परिभाषाएं दी गई हैं दर्शन शास्त्रियों की। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। मेंकन एक दर्शन शास्त्री थे, उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा। आप प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं और अपने लेवल की मैथ आप पॉइंट समझा रहे हैं, वहाँ पे मान लीजिए आप सब्सट्रैक्शन और डिवीजन एडिशन समझा रहे हैं, तो बच्चों को आप बच्चों जैसा दिमाग रख के समझाना पड़ेगा। आप अगर सफल शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर उत्तम शिक्षक वही है जो स्वयं को बालक जैसा हो, यानी कि उसके लेवल पे आकर के सोचिए और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाइए। एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन आजकल आप देख रहे हैं। अभी केवीएस का रिजल्ट आया है प्राइमरी का, और उसमें उसके इंटरव्यू के लिए लोगों को कॉल हुई है, इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, चलने वाला है। तो उसमें क्या, केबीएस में जब आप कभी जाएंगे इंटरव्यू देने या जिनका होगा देखेंगे, वो उसमें क्या होता है कि वो एक्टिविटी पे ज़्यादा जोर देते हैं। यानी कि बच्चों को आप किस ढंग से ऐसा समझाइए कि बच्चों को बच्चों की तरह बन करके समझाइए, आप उनमें घुल जाइए, ठीक है, घुल मिल करके। इसीलिए लड़कियों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। मैं यहाँ पे कोई लैंगिक पूर्वाग्रह से नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उनमें ये चीज़ें होती हैं, ये आर्ट्स उनमें होता है कि उनको कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, डांस करके उनके साथ घुल मिल के, बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं जो इस तरीके के एक्टिविटीज़ के द्वारा बच्चों को अपने में मिला लेते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो ये जो गुण है, यही सबसे उत्तम शिक्षक है जो बालक जैसा हो, स्वयं उस लेवल पे जा कर के सोचे। जब आप 9th की कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो भले आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप वहाँ पे ट्रेंड हैं, लेकिन आपकी सोच जो है वो 9th कक्षा के विद्यार्थियों से मैच होनी चाहिए। मैच होने का यहाँ पे सेंस ये है कि आप अपना लेवल उस तरीके का वहाँ पे रखिए, तभी उनके लेवल से सोचेंगे, तभी उनके लेवल से उनसे बताएंगे, उनको उस भाषा में समझा सकेंगे, तब उनको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट पॉइंट है कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। यह टीपी नन महोदय ने कहा था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि सही बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। आप बहुत बहुत हम कह रहे हैं कि आप 10 लाख रुपए फीस दे रहे हो अपने बच्चे की महीने में, या 2 लाख दे रहे हो, या 2 रुपये दे रहे हो, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, अगर किसी भी चीज़ में, चाहे आप हो, आपके घर का कोई बच्चा हो, या कोई भी सदस्य हो, किसी भी कार्य में अगर उसकी रुचि नहीं है, तो वो अनमने ढंग से उस कार्य को करेगा, और जाहिर सी बात है, एकदम सत्य बात है कि उस कार्य को वो पूर्ण नहीं कर पाएगा, या करेगा भी तो वो उस ढंग से नहीं कर पाएगा, ना सफलतापूर्वक वो कार्य पूर्ण होगा आपका। तो शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व
अब रुचि है, इंटरेस्ट है, आपका अगर इंटरेस्ट है, आप देखिए बच्चों को आजकल इसीलिए तमाम तरीके के जो है क्षेत्रों में बच्चे जिस माता पिता देखते हैं जिस क्षेत्र में जिसका संगीत में रुचि है उसको संगीत में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। डांस में है, खेल में है, ठीक है। हम लोग जब पढ़ते थे ऐसा नहीं था, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि हम गांव से निकल के आए हैं तो वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग खेलने के लिए भी मार खाते थे। तो कहने का मतलब उस समय दौर दूसरा था। आज बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस दिशा में माता पिता जो है उन पे इन्वेस्ट करते हैं, उनको उस दिशा में ले जाने का प्रयत्न करते हैं। तो ये रहे आज के कुछ पॉइंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में अपने सीरीज के 5वें लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।